उनका हमें सामने है और बहुत सारे ऐसे चश्मकुशा और होशरुबा वाक़यात जो है वो देखने और सुनने को मिले हैं, जिसकी बुनियाद पर भारत का असल चेहरा बैनुल-अक़वामी दुनिया के सामने आया है। आपने चूँकि कॉलोनियलिज़म के हवाले से बात की कि भारतीय नौआबादियाती सिलसिला और फिर बाकी जो तमाम मामलात हैं, और ख़ास तौर पर जो है वो इंडियन कॉलोनाइज्ड कश्मीर जो है ऑक्यूपेशन, और फिर इसके अलावा जो है वो एनेक्सेशन और बाकी सेटल कॉलोनाइजेशन के हवाले से जो बातचीत की, तो इस पे जो इससे किताब के मुसन्निफ हैं डॉक्टर वलीद रसूल साहब हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। खुशकिस्मती है हमारी कि वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर गिविंग मी लिटिल टाइम। Well, Dr. Saab, you well deserve for this and we say you warm welcome and you are the right most person। आपकी चूँकि इस मामले पे एक तसनीफ़ भी मंजर आम पे आ चुकी है, सो आपकी जो तहकीक है, आपका जो तजुर्बा है और आपका जो विज़न है, वी अप्रिशिएट दैट। और साथ ही साथ सवाल ये करना चाहूँगा कि इंडिया की जानिब से जो इस सिलसिले में उठाए गए इक़दामात हैं और इस पर मकबूजा कश्मीर के लोगों का इस्तेहसाल है, किस तरह से आप उसे देखते हैं? आपने अपनी तहकीक में और इस किताब को तसनीफ करते हुए क्या महसूस किया और फ्यूचर को किस तरह से प्रेडिक्ट करते हैं? देखिए सर, मैंने ये सिंपल एक मेथोडोलॉजी ली है। ये मेरी ही किताब, सिर्फ मेरा ही नहीं है, इसमें डॉक्टर मुनव्वर है, उनका आउटपुट, इनका इनपुट शामिल है, इनसे रहनुमाई ली है। जो नाइला साहब है, उनसे रहनुमाई ली है। मैंने सैयद मुशाहिद सईद साहब से रहनुमाई ली है। ये हमारे मेंटोर्स हैं। मैंने अपने उस्ताद डॉक्टर फाई फ्रॉम अमेरिका और जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर इम्तियाज खान साहब और दूसरे मेरे जो कलीग्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जिनकी मुख्तलिफ डोमेन्स में प्रोफेशनलिटी है, और ये इन सब का मतलब जाहिर सी बात है कि ये इतना बड़ा तहकीकी काम करना, इसमें टाइम लगा। लेकिन मैंने इसमें, ये डॉक्टर साहब ने पढ़ी है अच्छी तरह, ये जाहिर है ये सारे इसमें शामिल थे, कि हमने केस स्टडी मेथड लिया। हमने ये देखा पहले कि भारत की ट्रेजेक्ट्री क्या रही है। उन सारी 9 स्टेट्स, हमने 9 स्टेट्स की केस स्टडीज डिस्कस की है। उसमें हमने ये देखा कि पैटर्न क्या रहा है सबसे पहले, क्योंकि इसमें डॉक्टर साहब समझते हैं कि ये डिडक्टिव मॉड्यूल हमने इसमें अप्लाई किया हुआ है कि उनका पैटर्न क्या रहा है। कि 3 चीजें उन्होंने पहले उनको भी दी थी नॉर्थ, उसमें सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम जो है वो, सिक्किम लास्ट थी। इसमें आसाम को बाइफर्केट किया गया, जिस तरह मकबूजा कश्मीर में सिक्किम लास्ट थी। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जिसको पहले ऑक्यूपाई किया गया, एनेक्स किया गया और खत्म किया गया। और इन सारी स्टेट्स में एक पैटर्न रहा कि इंडिया का जो हेजेमोनिक डिजाइन है, ये राइट फ्रॉम बिगिनिंग कंटिन्यू रहा है। और मैं इसमें एक फख्र की बात करता हूं कि पाकिस्तान ने हमेशा इस मैकेनिज्म को समझा और अच्छी तरह से समझा। तो दूसरी बात यह है कि ये जो डिफेंस, कम्युनिकेशन और करेंसी सबको दिया गया है। और चूंकि मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 था, वहां आर्टिकल 371 के तहत उनको कुछ थोड़ी सी इंटरनल ऑटोनॉमी दी गई है। और फिर सबों में एक वायलेंस क्रिएट की गई। वायलेंस की आड़ में मिलिट्री दाखिल की इंडिया ने, और फिर 74 में आसाम लास्ट थी जिसको एनेक्स किया गया। मैं आपको ये भी बताऊं कि नागालैंड और मिजोरम ने 1947 में जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो उन्होंने भी उसी वक्त आजादी का ऐलान किया था। और मिजोरम में उस वक्त गुलजारी लाल नंदा थे। मिजोरम पे, ये हमारे सुनने वालों को पता ही नहीं, मिजोरम पे उन्होंने एयर शेलिंग बाज़ाब्ता की, एयरक्राफ्ट से इस्तेमाल किए वहां की रेजिस्टेंस को किल करने के लिए, पूरा शहर तबाह किया। तो उसके बाद उन्होंने इनको, मतलब ये 3 चीजें, पॉलिसी पैटर्न क्या रहा है दोनों लेवल पे, स्ट्रेटेजिक लेवल पे और टैक्टिकल लेवल पे। ये हो गए 9 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, और साउथ में 3 स्टेट्स, जूनागढ़, हैदराबाद, और फिर 5 अगस्त 2023 को कश्मीर। इसमें भी मतलब जूनागढ़ और हैदराबाद में क्या किया गया, वहां के रूलर्स ने जब पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया गया तो इंडिया ने यह आर्गुमेंट लिया, क्योंकि रूलर फैसला नहीं करेगा बल्कि लोग फैसला करेंगे, रूलर का नहीं चलेगा। देखिए वेरी सिंपल, हमने अपने सुनने वालों का इंडिया का चेहरा, इंडिया का सेक्युलरिज्म, उनका डेमोक्रेसी, उनकी इंटेग्रिटी पे सीधा सवाल उठता है। भाई आप ही ने कहा कि जूनागढ़ और नागालैंड में
जूनागढ़ और हैदराबाद में फैसला कौम किया और वहां के रूलर्स ने पाकिस्तान के हक में फैसला दिया। आपने कहा नहीं, यहाँ तो प्लेबिसिट होना चाहिए। रूलर कौन होते हैं? इंडिविजुअली फैसला करने वाले। और यही बात जब मकबूजा कश्मीर वालों ने या रूलर ने इंडिया की तरफ झुकाव, हालांकि वो इलाहाक का डॉक्यूमेंट जो है वो किसी जगह अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ आपने कहा नहीं जी, यहाँ आवाम ने, यहाँ रूलर ने हमारे हक में फैसला किया तो ये हमारी स्टेट हो गई। तो यहाँ आपको जो डिकोलोनाइजेशन का, यहाँ जो इंडिया का ही एक स्कॉलर है होमियो बाबा, वो कहते हैं इसको बिनेवलेंस कहते हैं, यानी ये नहीं, वो तिगड़मबाजी उर्दू में आप इसको कह सकते हैं। वो तिगड़मबाजी के जरिए मतलब वो जो फ्रेबकारी के जरिए उन्होंने ये आर्गुमेंट चेंज करते रहे। अच्छा, ये आर्गुमेंट में भी सिविक रहा है, आर्गुमेंट में भी जो इनको जो मर्जी है आर्गुमेंट वो ये चेंज करते रहे। तो मैं एक हैरान हूं, यहाँ यूनाइटेड नेशंस में एक बंदा है जिसपे बीबीसी के एक पूरी स्टोरी, कुरैशी था, उसने 71 में एक तैयारा हाईजैक किया और वो तैयारा हाईजैकर को आज एक तंजीम दी गई है, इधर वो या इधर नेदरलैंड्स में होता है और वो हमारे खिलाफ, तहरीक आजादी के खिलाफ बोलता है। मैंने उनको कहा कि जब आपका टेररिस्ट है जिसने हाईजैक किया जहाज, वो किस तरह हो गया आपका, उसका बेटा या वो किस तरह हो गया फौरन हिंदुस्तान नवाज और वो साफ हो गया, वो आप टेररिस्ट ही नहीं रहा। तो ये जो उनका जो चेहरा था वो असल में मतलब प्रोपेगेंडा के बुनियाद पे नहीं, एकेडमिकली और रिसर्च की बुनियाद पे हमने उस जो सारा स्ट्रक्चर था उसको डिकंस्ट्रक्ट किया और इसमें हमें 2 साल 3 साल लगे इसमें ये सारी चीजें। पहले हमने कहा ऑक्यूपेशन, उसकी क्या लीगल ग्राउंड्स है। ऑक्यूपेशन आप किसको कहते हैं? ऑक्यूपेशन में आप ये करते हैं कि कब्जा करते हैं। पहले 1947 में आपने 27 अक्टूबर को फौज उतारी और कब्जा किया और फिर आपने शेख अब्दुल्ला को वजीर आजम बना दिया और सदर बना दिया है महाराजा हरि सिंह, महाराजा के बेटे हरि सिंह को। और फिर ये तो जाहिर है इनिशियली आपको ये देना चाहिए था क्योंकि उस वक्त आपको शेख अब्दुल्ला को अपने उसमें दाम में डालना था। फिर 1953 से लेकर 1947 से लेकर 1950 वजीर आजम रहा, फिर उसको गिरफ्तार किया, जेल में डाल दिया और दूसरा पुपet डाल दिया बख्शी गुलाम मोहम्मद। और फिर वो जो 370 था, 370 में जो कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट थी उसमें धीरे स्लो स्टडी अमेंडमेंट करते रहे और जो दिल्ली का रूल है वो लीगली आपने कोशिश की इम्प्लीमेंट करने की मकबूजा कश्मीर। और ये लॉन्ग स्ट्रेटजी थी, यानी सब इंडिया ने 65 साल लिए मकबूजा कश्मीर को एनेक्स, ऑक्यूपेशन से एनेक्स कराने में। और इसकी आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, बड़े ही फरेबकारी से, बड़े ही जो है ना वो इसको क्या कहेंगे फ्रॉड के तरीके से और बैकडोर में। फिर आप देखें, आपने जब 370 को हटाना था और मेरी दूसरी किताब आ रही है लीगल उडैसी, ये जो आर्टिकल 370 में बहस चली इंडियन सुप्रीम कोर्ट में, इसमें जो 16 दिन की बहस है उसको मैंने मॉनिटर किया। फिर मैंने उसको कहते हैं, डॉक्टर साहब मौजूद है, उसको कहते हैं डिस्कोर्स एनालिसिस। फिर मैंने उसकी डिस्कोर्स एनालिसिस की। मैंने कहा ये जो आर्गुमेंट देते हैं ये देते क्या आर्गुमेंट है? कहते हैं कि जनाब ये तो आर्जी था। और उनके ही वकील कह रहे हैं अगर जनाब 1947 में आपने एनेक्स किया और फिर आपने कानून साज असेंबली बनाई और कानून साज असेंबली का ये था प्रेरोगेटिव के आपने जो है वो ये जो आर्टिकल है यही, अगर वो कानून कोई अमेंडमेंट करेगी तो वो कर सकती है और कोई असेंबली नहीं कर सकती। और आपने खुद ही कानून साज असेंबली को लेजिस्लेटिव असेंबली बना दिया। तो वो जब असेंबली खत्म हुए तो ये तो परमानेंट हो गया खुद ही। या तो आप उस वक्त करते, आप कहते अगर ये परमानेंट नहीं था तो उस वक्त करते जब लेजिस्लेटिव असेंबली मौजूद था, लेजिस्लेटिव असेंबली से कराते। तो आप किस तरह आप ये उससे कानून साज असेंबली से कराते, आप किस तरह आप ये करवाएंगे? तो ये उनकी जो है ना वो खुद ही लॉ बनाते हैं, खुद ही इसको इंटरप्रेट करते हैं, खुद ही जब जिसको जो जरूरत होगी वो जरूरत के मुताबिक आपने इस्तेमाल किया, फिर आपने उसकी छवि चेंज कर दी। और यही उन्होंने ऑक्यूपेशन में किया और यही उस रियासत के एनेक्सेशन में किया। और हमने ये भी प्ली ली है कि साहब
पहले जो हमारे यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशंस हैं वो इंटैक्ट है। ये मेगा डिफरेंसेस है बिटवीन नॉर्थ ईस्ट स्टेट जिन्होंने आपको एनेक्स किया और जुनागढ़ है, यहाँ यूएन रेजोल्यूशन है। यहाँ ये बायलेटरल डिस्प्यूट ही नहीं रहा, ये तो इंटरनेशनल डिस्प्यूट है यूएन रेजोल्यूशन के तहत। एक ही आज अगस्त 5 जनवरी 1949 रेजोल्यूशन नंबर 46 के अलावा भी तकरीबन 12 रेजोल्यूशन है, और जिसमें 122 रेजोल्यूशन में यह भी डिस्कस हुआ है कि भाई अगर कोई फैसला असेंबली करेगी, वो असेंबली का फैसला वो नहीं माना जाएगा राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन या जो है वो प्लेबिसाइट, क्योंकि प्लेबिसाइट में आपको डायरेक्टली वोट मांगना है। क्योंकि उस वक्त जब शेखुल्लाह इलेक्शन जीते थे तो यूएन ने रेजोल्यूशन 122 पास की। उसने कहा कि ये असेंबली नहीं कर सकती है, ये तो आपने बाज़ाब्ता लोगों से कहना है कि भाई यहाँ गवर्नमेंट नहीं बनानी है, वजीर आला वजीर आज़म नहीं बनाना है, यहाँ ये प्लेबिसाइट का वोट है। प्लेबिसाइट में इधर यू वांट टू गो इंडिया और यू वांट टू गो। हमने यहाँ यूएन में भी बता दिया भाई ये जो प्लेबिसाइट है सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये तो हिंदुओं के लिए भी है, सिख के लिए भी है। बेशक हिंदू और सिख इंडिया के हक में वोट दे, लेकिन आप प्लेबिसाइट हक का तो दे जिसके हक में मेजॉरिटी वोट आ जाए, और वही हक है। और ये तो इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर ने सवाल भी उठाया था। आप कहते हैं इंडिया को कहा कि आप कहते हैं कश्मीर हमारे साथ है, तो दे प्लेबिसाइट, लेट अस डिसाइड वंस फॉर ऑल। डॉक्टर साहब ये आपकी डॉक्टर मुनव्वर साहब आपसे सवाल करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब कथा कलामी के लिए माजरत, डॉक्टर मुनव्वर साहब आपसे सवाल करना चाहेंगे प्लीज। डॉक्टर साहब एक तो आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से सारे मुद्दे को आपने एक्सप्लेन किया है। काइंडली आप ये बताइएगा, ये जो आपने पॉइंट यहाँ पर रेस किया है कि ये बायलैटरल इशू नहीं रहा बल्कि इंटरनेशनल इशू है, इस इशू को किस तरह से रिजॉल्व किया जाए? चूंकि इंडिया तो इस वक्त जो प्यू सेंटर का सर्वे आया है जो कि 4 तारीख सितंबर को उन्होंने उसको पब्लिश किया है, उसमें 68% इंडियंस का ख्याल है कि वो ताकत बन चुके हैं। तो उनका बिहेवियर जो एरोगेंस है उनके बिहेवियर के अंदर वो बड़ी वाज़ेह है। इस वजह से आप इसको किस तरह से देखते हैं कि इसका हल कैसे निकलेगा, किस तरह से प्रेशर डेवलप किया जाए इंडिया के ऊपर ताकि वो कश्मीरियों को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दे, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के फाउंडिंग फादर्स ने ये इनिशिएट किया था सबसे पहले आइडिया। सोल्यूशन क्या है इसका? डॉक्टर साहब एक तो देखें कि बायलैटरल ट्रीटीज में जो हमारा शिमला मादा है वो ब्रीच हुआ था 1984 में। 1984 में जब वो साइचन पे भी देखें, आप शिमला मादा को उठा के देख लें, उसमें आप स्टेटस को चेंज नहीं कर सकते थे जो बायलैटरल में था। लेकिन आपने 1984 में साइचन पे कब्जा किया, यूनिलैटरली किया, उस वक्त तो बायलैटरल ट्रीटी नैलिफाई हो गई थी, वो तो नहीं रही है। दूसरी बात, अब जब आप उसको कहते हैं कि नहीं जी ये इंटरनेशनल मसला है, क्यों है इंटरनेशनल मसला? क्योंकि आपने देखना है कि वन साइडेड डिनाइल है। इंडिया को कहते हैं आर्बिट्रेशन, वो डिनाई कर रहा है। हम कहते हैं मीडिएशन करे, वो डिनाई कर रहा है। अमेरिका बरतानिया और कुछ फ्रेंड ममालिक कतर ने कहा कि हम मीडिएशन, हम फैसिलिटेशन करेंगे, उन्होंने डिनाई किया। असल में हमने अब ये दुनिया को नए पैराए में देखना है कि भाई साहब इंडिया का ये जो आप साहब कह रहा है एक्सपेंशनिज्म, आप डॉक्टर साहब थ्योरेटिकल मॉडल एक्सपेंशनिज्म, इंडिया अब एक्सपैंड कर रहा है। और मैं ये भी आपके प्रोग्राम में बताना चाहता हूं कि नया जो मोदी इलेक्शन लड़ेगा वो एक्सपेंशनिज्म के नारे पे ही लड़ेगा, और ये एक्सपेंशनिज्म का नारा वो अपने लोगों में सेल करता है। जिस तरह चंद्रयान को हाल ही चाइना में कहा कि भाई साहब ये एरिया इधर है, आपने कहा इसमें किस तरह आप ये कह रहे हैं। इसीलिए मोदी ने हमेशा जितने भी इलेक्शन जीते हैं, वो दोनों इलेक्शन 2014 का भी 2018 का भी, वो हैट्रिड अगेंस्ट एनी ऑफ हिज नेबर्स, पर्टिकुलरली द पाकिस्तान, नंबर 1, नंबर 2 हैट्रिड अगेंस्ट द माइनॉरिटी। अब ये जो तीसरा आ रहा है, जो उन्होंने सिख रेबेलियन, सिख मुजाहिदों को कनाडा में मार लिया, कि हमने इन हुर्रियत पसंदों को, अगर ये किसी पीसफुल कंट्री में भी है, हमने उधर भी उनको मारना है। तो ये इट इज ऑल बाय डिजाइन एंड इट विल बी अ पॉलिटिकल स्लोगन इन कमिंग इलेक्शंस ऑफ द इंडिया। उसमें 2 है, अपने सरहदों से बाहर इंटरवेंशन करना, दूसरा एक्सपेंड करना अपनी रियासत। इसलिए मैंने इस बुक में ये भी कहा है कि मतलब हमने ये प्रूव किया आइंदा 10 साल में भूटान, मतलब हालांकि पिछली दफा एक डॉक्टर साहब से आपने इस पे जब हमने आपके साथ गुफ्तगू की थी
उसने ये मेरी थ्योरी नहीं मानी, उसका बिल्कुल हक है, बिकॉज इज अ स्कॉलर। मगर मैं आपको कहता हूं, हम नहीं कहते थे कि हिंदुस्तान जो है ना बाबरी मस्जिद को कुछ नहीं करेगा, भाई जी वहां मेजॉरिटी है उसने कर दिया। आप नहीं कहते थे कि भाई सिविल कोड वो नहीं खत्म करेगा, और कर लिया। किस कौन एक्सपेक्ट करता था 370 350 वो हटाएगा, हार लिया। आप इंटरनेशनल स्कॉलर है, इंटरनेशनल रिलेशंस का, आप जानते हैं कि जब आप बॉर्डर के बाहर एक्शन करते हैं, कोई टेररिज्म करते हैं, जिस तरह बालाकोट में इसने किया, आप हमारी सॉवरेंटी को कंट्रोल, हालांकि पाकिस्तान ने उसको बिफिटिंग आंसर दिया, बर वक्त जवाब दिया, मगर वो अपने सरहदों से गया नहीं बाहर। और जो वो सॉवरेंटी का जो कॉन्सेप्ट था, तो क्या फिर चैप्टर 7 उस पर लागू किया दुनिया ने? अब 2 दफा इंडिया ने अपने बॉर्डर से बाहर एक्शन किया, मुक्ति बानी को सपोर्ट किया 1971 में, और ये चैप्टर 7 का ब्रीच था। क्योंकि जब जो लीग ऑफ नेशंस, यूनाइटेड नेशंस बनाने का सिर्फ ये मकसद था कि लीग ऑफ नेशंस वर्ल्ड वार रुकने में नाकाम हुआ। नाकाम क्यों हुआ? क्योंकि जो कमजोर ममालिक थे, पावरफुल ममालिक ने उन पे कब्जा किया। और वो चैप्टर 7 जो इसमें लॉ इंडक्ट करना था यूएन में, उसका मकसद ही यही था कि अगर किसी मुल्क की बॉर्डर सॉवरेंटी को आप ब्रेक करेंगे, तो जो इंटरनेशनल जो बाकी ममालिक है वो एग्रेसर को सपोर्ट करेंगे, और एग्रेसर के खिलाफ चैप्टर 7 के तहत कार्रवाई होगी। लेकिन वो आज तक नहीं हुई है। हमने ये दुनिया को बतानी है, उसमें जाहिर है ये तो सिर्फ मैं तो एक नॉन स्टेट बंदा हूँ, अच्छा मैं एक स्कॉलर भी बात करता हूँ या रिसर्च की बुनियाद पे करना हूँ। हमें डॉक्टर साहब इसमें एक कॉम्प्रहेंसिव कैंपेन, मैंने पहले भी कहा कि सार्क की लेवल पे, जब सार्क कंट्रीज को मैं ये बता दूं कि भाई साहब आपकी स्टेट नहीं रहेगी एक्सेप्ट पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के पास वेटरन्स है, आपकी स्टेट अब नहीं रहेगी, इट विल टेक टाइम टू बिल्ड एविडेंस, और एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिसी सर्कल्स, एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिशियंस एंड पार्लियामेंटेरियंस, एंड डेफिनेटली वी हैव टू डू आवर होमवर्क। क्योंकि ये आप चूंकि इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कॉलर हैं, आप इंटरनेशनल फिनोमेना को समझते हैं, आप इंटरनेशनल मैकेनिज्म को समझते हैं, आप यूएन का जो टेम्पलेट है, यूएन की जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उसको आप समझते हैं, ये लेमैन नहीं समझता। लेकिन हम दुनिया को आप ये बता सकते हैं कि भाई साहब इंडिया की जो एक्सपेंशनिज्म का जो इसका डिजाइन है, जिसके 3 मॉड्यूल्स आपके सामने हैं, एक तो भारत का, इंडिया का नाम वो चेंज कर रहा है, सिर्फ भारत रख रहा है, भारत को आप वहां लगाए तो अखंड भारत बन गया, अखंड भारत बन गया तो आपने इंडियन पार्लियामेंट में बहुत बड़ा मैप छापा दिया अखंड भारत में, जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल है, इंडिया, पाकिस्तान, बाकी सारी चाइना का कुछ इलाका, तिब्बत वगैरह, उसमें म्यांमार भी शामिल है। तो ये तो उनको बताना चाहिए भाई साहब, ये इज राइटिंग ऑन द वॉल, if you are not united against some expanded agenda। लेकिन इसमें हमें क्लियरिटी है, स्ट्रेटेजिक क्लियरिटी है। वैसे पिछले बार एक स्कॉलर ने आप ही के प्रोग्राम में बोला, उसको क्लियरिटी नहीं है। स्कॉलर का ये काम है कि वो 10 साल के बाद बताए कि क्या हो रहा है। जो मैं अपने आंखों से देख रहा हूं वो तो सबको दिख रहा है। आप डॉट्स कनेक्ट करते हैं डॉक्टर साहब, डॉट्स कनेक्ट करके आप कहते हैं कि आप एक मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आप कहते हैं ए का वैल्यू मुझे पता है, बी का वैल्यू भी पता है, सी का वैल्यू भी पता है, डी को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मसलन ए का वैल्यू कि या जब मर्जी है सॉवरेंटी क्रिएट करे, 71 में किया, 1984 में सैचन में किया, ए का वैल्यू आपको पता चल गया, बी का वैल्यू पता चल गया, वो हेट्रेड की बुनियाद पे सारी मुस्लिम कम्युनिटी या जो माइनॉरिटीज है इंडिया में उनको वो कुर्बान करेगा, और उसने कर लिया। और वैल्यू ऑफ सी भी आपको पता है वो एक्सपेंड कर रहा है, तो वैल्यू ऑफ डी क्यों नहीं आप पता करेंगे कि जो है वो आप सब जो इंडिया के पेरिफेरीज में नेशंस हैं उन सब का सिक्योरिटी थ्रेट है। अभी हमने यहाँ साइडलाइंस पे चाइना के प्रोविंशियल यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा एक कॉन्फ्रेंस था, उन्होंने मुझे भी उसमें बोलने का मौका दिया, वहां भी मैंने ये बात की। इस पे मैंने डॉक्टर साहब एक स्ट्रेटेजिक ये जो आपका हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज है, इस पे मैंने एक पेपर लिखा है, वो बल्कि बुक चैप्टर है, इंडियन रिलेशंस विद नेबर्स एज कंपेयर टू चाइनीज रिलेशंस विद नेबर्स। मैंने इसका कंपैरेटिव एनालिसिस आप भी मौजूद है, उसमें मैंने कहा कि ये कर क्या रहा है अपने हमसायों के साथ। तो ये डॉक्टर साहब ये हमने 3 प्रोंग स्ट्रेटजी डेवलप करना है। पहले क्लियरिटी, क्या आप स्ट्रेटजी की क्लियर है या आपको एप्रहेंशन है इंडिया के बारे में? अगर आपको एप्रहेंशन है
कि नहीं जी ये नहीं हो सकता, ये जी हाइपोथेसिस है, थ्योरेटिकली सोच रहे हैं, पता नहीं किस तरह सोच रहे हैं, फिर तो आप गए ना। वंस यू फर्स्ट स्टेप टू मूव टुवर्ड्स द थ्री प्रॉन्ग स्ट्रेटजी, यू मस्ट बी स्ट्रेटेजिकली क्लियर, और उसमें आप बिल्कुल क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, क्योंकि आप और मैं समझते हैं कि हम जब तक क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे किसी थॉट को, किसी आइडिया को, तब तक हमें स्ट्रेटेजिक क्लियरेंस नहीं आएगी। टैक्टिकली जो आप करते हैं मर्जी करते रहें, आपका स्ट्रेटेजिक क्लियरेंस और आइंदा क्या होना है उसको हम रिसर्च साइंस में कहते हैं फ्यूचरिस्टिक अप्रोच। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच पे आपको नजर होना चाहिए, क्योंकि जाहिर है इंटरनेशनल स्टडीज हमारा सब्जेक्ट है, हमने उसी पे रहना है। हम ये देख रहे हैं ये खत्ते में क्या हो रहा है, हम ये देख रहे हैं इंडिया कर क्या रहा है, हमें ये भी समझ आ रहा है इंडिया की पॉलिसी टैक्टिकल है या स्ट्रेटेजिक है, स्ट्रेटेजिक है। इसीलिए तो मैंने 1947 से आपको बता दिया साहब, इतनी स्टेट्स इसने खा लिया। और इसमें आप पैटर्न देखें, इसमें आप देखें रिलेशनशिप क्या बनती है, कोरिलेशन क्या है और लीनियर रिलेशनशिप क्या है। ये डॉक्टर साहब ये तो आपने पहला स्टेप तो बता दिया, क्लैरिटी है। दूसरा क्या, आप थ्री प्रोंग स्ट्रेटेजी की बात करें, पहली क्लैरिटी हो गई, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है? हाँ, क्लियरिटी ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड प्रोंग स्ट्रेटजी है, क्या ये इंडिया वर्सेस रेस्ट है, इसमें हम कितना आगे बढ़ाए, क्या ये मालदीव भी समझता है। मालदीव से एक स्कॉलर मेरे पास आई, वो भी है, उसका नाम था शाहिदा, वो भी ये सोच रही है कि हम, श्रीलंका का मेरे एक स्कॉलर था, उसने हमारी GNI में वो एक जो है ना वो एक बड़े पोस्ट पे है, स्कॉलर है, वो भी ये महसूस कर रहा था। उन्होंने आज बांग्लादेश UN के फ्लोर पे बांग्लादेश का एक बंदा था, उसका वो क्लियर अभी नहीं था क्योंकि उनकी इंडिया के साथ पार्टनरशिप थी। डेफिनेटली मतलब एक पहला कदम, मेरा ये मॉड्यूल है इंडिया वर्सेस रेस्ट के बारे में सोचे, लेकिन पहले तो हम सर डॉक्टर साहब एकेडमिक लेवल पे सोचेंगे, रिसर्च लेवल पे सोचेंगे, फिर वो स्ट्रेटेजिक लेवल। और जब ये सेकंड मरहले पे हमने रिसर्चर्स के साथ, स्कॉलर्स के साथ, और क्रिटिसिज्म करने का हर किसी का हक है, ये वो नहीं है कि मैं ही सोच रहा हूं सही, नॉट एट ऑल। मतलब कोई इससे बेहतर सोचता है, उससे दूसरा इसको एंगल दे सकता है। हमें क्लियरिटी होनी चाहिए चीजों में कि मैंने एक चीज समझा, उसको आप खाल उतारें, उसको आप सारे डायमेंशन उसको देखें, और जो उसको क्रिटिसिज्म होती है उस क्रिटिसिज्म को अकोमोडेट करें, और फिर हम सेकंड प्रॉन्ग पे चले जाएंगे कि हम इस पे अवेयरनेस देंगे। थर्ड प्रॉन्ग में अगर ये इंडिया वर्सेस रेस्ट है, तो जो उनका सार्क नेशन जिसको इंडिया ने सार्क को तबाह किया, वो रिवाइव करे सार्क को। राइट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर वलीद रसूल साहब आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। अहम मौजू पे आपने डिस्कस किया और स्पेसिफिकली द बुक यू रोट अबाउट आपने बड़ा अच्छा इस पे ब्रीफ भी किया। फिर इंडिया के जो पास्ट रहा है मुख्तलिफ रियासतों के हवाले से, मकबूजा कश्मीर के हवाले से, और इन रियासतों का जो फ्यूचर और इंडिया की जो फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग है वो बड़ी अच्छी आपने जो उसका सम अप किया।